नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। इस बार A1 नौकरी चैनल जो है छत्तीसगढ़ जीएस के टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं और ये जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन सीजीपीएससी में आए होंगे या सीजी व्यापम में आए होंगे जो कि छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसका हम इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपको रोज सुबह 9 बजे मिल जाएंगे। 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह मिलेंगे। इसमें लगभग हम टॉप 20 क्वेश्चन हर एक दिन कराएंगे। 20 क्वेश्चन से आपको इतने सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे कि आपके एग्जाम के लिए हेल्प होगा। और ये जो एग्जाम होगा वो एडीआई के लिए काम आएगा, एडीओ के लिए काम आएगा, अगर आप एसआई की तैयारी करें तो उसके लिए काम आएगा, पुलिस एग्जाम आप दे रहे हैं, कांस्टेबल है तो उसके लिए भी काम आएगा, और अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी काम आएगा। साथ ही साथ और भी एग्जाम जैसे आबकारी आरक्षक है, आमीन पटवारी है, वो सबके एग्जाम आने वाले, उसके लिए भी काम आएगा। तो आइए बिना लेट करे हम क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिए। और साथ ही साथ 2 मोड है। देखिए यहाँ मैं नीचे आंसर भी लाया हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन नेक्स्ट पेज में मैं नीचे आंसर नहीं लाऊंगा, आपको पहले कमेंट करना है, उसके बाद हम आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको सुझाव के तौर पे बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए आपको पता है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो सभी रियासत को मिलाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो उस समय टोटल हमारे पास 14 रियासतें थी, उसमें से कवर्धा एक रियासत है। तो कवर्धा रियासत के आपको संस्थापक बताना है दोस्तों। तो कवर्धा रियासत के संस्थापक उस समय थे राजा महाबली सिंह। राजा महाबली सिंह को कवर्धा रियासत के संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन एक और चीज बताएंगे कि जब विलय पत्र में साइन हुआ, जब रियासतों को छत्तीसगढ़ राज्य में मिलाया गया, राष्ट्र में मिलाया गया, तब के राजा कौन थे? उस समय राजा दोस्तों राजा धर्मराज सिंह थे। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाता कि संस्थापक की जगह में विलय पत्र में किसने साइन किया है, तो राजा धर्मराज सिंह हो जाते। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कवर्धा रियासत की स्थापना राजा महाबली सिंह ने की। इनके वंश का नाम राजगोंड वंश है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। राजगोंड वंश जनवरी 1948 में छत्तीसगढ़ की अन्य रियासतों के साथ इनका भी भारतीय संघ में विलय हो गया। विलय के समय यहाँ के शासक कौन थे? धर्मराज सिंह थे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको आंसर करना होगा। नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? बताइए, जो उस जिले में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि नहर सत्याग्रह के कंडेल जो है जगह है वो कहाँ है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कहाँ, धमतरी जिला में है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से प्रेरणा लेकर के आधुनिक छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी के कंडेल गांव के लोगों ने 1920 में जल सत्याग्रह या फिर इसी को कहा जाता है कंडेल नहर सत्याग्रह शुरू किया। कब शुरू किया दोस्तों? 1920 में। किससे प्रेरणा लेकर के किया? असहयोग आंदोलन से प्रेरणा लेकर के। ध्यान देंगे, यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए नहर उपलब्ध कराने, इसके लिए सिंचाई के लिए नहर उपलब्ध कराने के बदले में लगाया गया भारी भरकम कर, बहुत ज्यादा कर, जिसको या फिर 10 साल अनुबंध भी कहा गया। देखो, एक तो कर लगाया गया और 10 साल का अनुबंध भी लगाया गया, के विरुद्ध में किया गया आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सभी को पता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ही महात्मा गांधी को बुलाने गए थे। कहाँ गए थे? महात्मा गांधी जी को बुलाने गए थे, इनवाइट करने गए थे। उसके साथ साथ कौन कौन थे जो यहाँ पे आंदोलन को नेतृत्व किए? छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। देखो दोस्तों, मेरा ये मकसद कराने का ये है कि एक क्वेश्चन तो आपके पास सिर्फ ये था, लेकिन इस आंसर से आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। पहला प्रेरणा किससे मिला? असहयोग आंदोलन से। कब हुआ? 1920 में। किसने नेतृत्व किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। क्या क्या अनुबंध हुए थे? भारी कर और 10 साल अनुबंध के खिलाफ थे। ठीक है, एक डैम है दोस्तों मॉडम सिल्ली, इसी को बोला जाता है मुरुम सिल्ली।
ठीक है। अब मुझे बताएंगे इस डैम का नाम किनके नाम पर है, नारायण राव मेघावाले के नाम पर है या छोटे लाल श्रीवास्तव के नाम पर। कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बताइए। आप सभी ने जब आधुनिक इतिहास पढ़ा है छत्तीसगढ़ का, तो अलग अलग जगह से जो नेता लोग हैं वो नेतृत्व किए थे। तो रत्नाकर झा कहाँ से हैं बताएंगे दोस्तों। रत्नाकर झा रायपुर से नहीं थे, राजनांदगांव से नहीं थे, रायगढ़ से नहीं थे, बिलासपुर से नहीं थे। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ई आएगा। रत्नाकर झा जी थे दुर्ग जिला से, आप सभी को पता है दुर्ग जिले से। इसका आंसर देख लेते हैं। रत्नाकर झा दुर्ग के एक प्रसिद्ध वकील एवं संग्राम सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने दुर्ग जिले में गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। उल्लेखनीय है कि इनका जन्म 1898 में मंडला जिले के अंजनिया गांव में हुआ था। हमको 2-3 फैक्ट और मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में किसने किया था, बताएंगे। सूरत का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस समय रास बिहारी बोस इंडिया के तरफ से नेतृत्व किए थे, अध्यक्ष थे उस कॉन्फ्रेंस के। आपको बताना है छत्तीसगढ़ से किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से आप आंसर करिए, पॉज करके आंसर कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन बी होगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने सूरत कांग्रेस अधिवेशन का नेतृत्व किया था। हम इसके बारे में देख लेते हैं। सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व माधवराव सप्रे, दादा साहेब खापर्डे, डॉक्टर मुंजे, जो कि उग्रवादी विचारधारा के थे, कौन, डॉक्टर मुंजे जी, ठीक है, रविशंकर शुक्ल, हरि सिंह गौर और डॉक्टर मधोलकर, जो कि उदारवादी विचारधारा के थे, मतलब नरमपंथी थे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गए थे, वहाँ पे शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे देखेंगे कि सुंदरलाल शर्मा नहीं गए थे। देखिए इसमें ऑप्शन में सुंदरलाल शर्मा नहीं है। उसके बाद नारायण राव मेघावाले धमतरी के थे, जो कि नहीं थे। लोचन प्रसाद जी भी नहीं गए। तो अकेला जो ऑप्शन बचा इसमें सुंदरलाल शर्मा बार बार मुंह से आते, पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका पंडित रविशंकर शुक्ल जी आ जाएंगे। उसके अलावा सदस्य बोलेंगे तो ये सभी हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह एवं उसके नेता। आपको बताना है जनजाति विद्रोह लेफ्ट साइड है और राइट साइड उसके नेता है। तो इसमें से सुमेलित कौन सा है, मतलब करेक्ट कौन सा, ये बताना है दोस्तों। तो इसके लिए देखिए ये CGPSC साइंटिफिक ऑफिसर के उसमें 2015 के एग्ज़ाम में आया था, और इसके लिए आपको लगभग 5 अलग अलग विद्रोह के बारे में जानना जरूरी है, तभी तो आप इनकरेक्ट वाले को अलग कर पाएंगे आपको, क्योंकि करेक्ट बताना है। तो देखते हैं, भोपालपट्टनम विद्रोह 1795 में हुआ था, ये करेक्ट है, ईयर करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जो ब्लंट है, अंग्रेज अधिकारी ब्लंट, ये जो है नागपुर के तरफ से भोपालपट्टनम में प्रवेश करना चाहे, लेकिन वहाँ के लोग जो है उसको आने नहीं दिए। लेकिन इसके नेतृत्वकर्ता कोरामान जी तो थे, लेकिन भोपालपट्टनम के कोई जो है स्पेसिफिक नेता को नहीं जाना गया है कि यही नेता ने किया है, हालांकि कोरामान जी उसमें से है। तो ये लगभग करेक्ट है, लेकिन और ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है लिंगागिरी विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है मेरे ख्याल से, जो पढ़े हैं वो जानते हैं। इनके विद्रोह के जो नेतृत्व करता है वो कौन है बताएंगे, धुड़वा राव माड़िया, ये इसके नेतृत्व करता थे दोस्तों। लिंगागिरी विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है, आप बताएंगे। लिंगागिरी को बस्तर का मुक्ति संग्राम विद्रोह बोला जाता है, बस्तर का मुक्ति संग्राम, ध्यान देंगे, इस विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है कोई विद्रोह क्यों
इसके नेतृत्वकर्ता जुग्गा दोरला नहीं, इसके नेतृत्वकर्ता जुग्गा दोरला नहीं थे, इनके नेतृत्वकर्ता थे नांगुल दोरला, नांगुल दोरला। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। कोई विद्रोह को, ये सभी इनकरेक्ट है ना, कोई विद्रोह जो है इसको साल वृक्ष के कटाई के कारण यह विद्रोह हुआ था, और इसमें यह कहा गया था कि अगर एक साल वृक्ष काटोगे तो हम एक अंग्रेज के सिर को काटेंगे, एक अंग्रेज के सिर को काटेंगे। कोई विद्रोह को इस नाम से जाना जाता है। चौथा है आपका मुड़िया विद्रोह, झाड़ा सिरा इसके नेतृत्व करता है। एकदम करेक्ट है ये ऑप्शन। मुड़िया विद्रोह को झाड़ा सिरहा के द्वारा नेतृत्व किया गया था, और जब पूरे तरीके से जब मुड़िया विद्रोह शांत हुआ तब अंतिम दिनों में मुड़िया दरबार किया जाता है। आप सभी को पता है बस्तर दशहरा के अंतिम समय में मुड़िया दरबार किया जाता है, जहां राजा ने उसके समस्याओं को दूर किया था। अभी वर्तमान में भी मुड़िया विद्रोह होता है दोस्तों, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पे मुख्यमंत्री या राज्य के जो वो हैं, मतलब मुखिया हैं, वो बनते हैं। अगला ऑप्शन है ई बस्तर विद्रोह। बस्तर विद्रोह 1910 में, जिसको भूमकाल विद्रोह भी कहा जाता है, ये दीनानाथ ने नहीं किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था बताएंगे आप? गुंडाधुर ने किया था। तो आपका ऑप्शन मोटा मोटा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, डी करेक्ट हो रहा है। मुड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरहा किए थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भोपालपट्टनम विद्रोह 1795 बस्तर में, बीजापुर कोरामांझी। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी करेक्शन करके बता रहे हैं। लिंगागिरी का विद्रोह किसने नेतृत्व किया था? धोड़वाराव मारिया ने किया था, जो कि मैंने बताया, ठीक है। ये कोई विद्रोह किसने किया था? नांगुल दोरला, मैंने बताया। मुड़िया विद्रोह झाड़ा सिरहा के द्वारा किया था, ये करेक्ट है। बस्तर विद्रोह गुंडाधुर, जिसको भूमकाल विद्रोह भी बोला जाता है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में यूरोपियन यात्री एवं मराठा शासक सुमेलित है? आपको बताना है ये जो मराठा शासक हैं और ये जो अंग्रेज हैं, इनमें से कौन कब आए थे और किसके शासनकाल में आए थे? तो दोस्तों थोड़ा सा मैं मराठा शासक को ब्रीफ कर देता हूँ। जब कलचुरी खत्म हुए तो मराठा शासक यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शासन किए। सबसे पहले आपका बिम्बाजी थे। दूसरे में जब बिम्बाजी की मृत्यु हुई, बिम्बाजी का शासनकाल आप सभी को पता है 1758 से लेके 1787 तक इन्होंने शासन किया। 87 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1787 से लेके 1788 एक साल के लिए आपका आनंदीबाई जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने शासन किया और चिमना जी को गोद में लिया। चिमना जी को गोद में लिया और चिमना जी ने एक हिसाब से शासन किया, लेकिन इनकी भी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद आपका 1788 से लेके 1811 इस समय आए आपके वेंको जी, वेंको जी। और इसके बाद आप सभी को पता है फिर परसो जी आए, है ना। परसो जी के बाद अप्पा जी, तो ये हमें जरूरत नहीं है। तो आपको बताना है कि इनके शासनकाल के समय कौन से अंग्रेज आए थे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, वेंको जी जो है नागपुर में रह करके ही सूबेदारी व्यवस्था लाए थे, और सूबेदारी व्यवस्था के कारण जो है छत्तीसगढ़ में उन्होंने शासन किया, और उस समय बहुत सारे अंग्रेज आए थे। तो वेंको जी भोसले के समय बहुत सारे अंग्रेज आए थे। कैप्टन ब्लंट भी उसी के समय आए थे, कोलब्रुक भी उसी के समय आए थे, और फॉरेस्टर भी उसी के समय आए थे। क्योंकि ये तीनों के समय ना सूबेदार अलग अलग थे, उनके समय में आए थे। तो वेंको जी के समय ये तीनों अंग्रेज आए थे। लेकिन अभी आपको बताना है सुमेलित कौन है। तो सुमेलित कौन है? कैप्टन ब्लंट। कैप्टन ब्लंट जो है वो वेंको जी के समय आए थे। मैं इसका शासनकाल आपको बताता हूँ। 1795 जो कैप्टन ब्लंट भोपालपट्टनम में आया था, आप सभी को पता है, बीजापुर के भोपालपट्टनम में वो नागपुर की तरफ से एंट्री लेना चाहा, लेकिन क्या है वहाँ के आदिवासियों ने उसको रोका। तो इसके शासनकाल के समय आता है बीच में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। और नेक्स्ट में यहाँ पे आपका और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए सी है आपका ऑप्शन सही। तो ये वेंको जी भोसले, इनके समय फॉरेस्टर आया था, कैप्टन ब्लंट आया था, कोलब्रुक आया था। आपको जवाब देना है कौन से सूबेदार के समय आया था, बताइए। पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूं। महिपत राव ये पहले आपके सूबेदार थे, उसके समय आपका फॉरेस्टर आया था,
ठीक है। महिपत राव के बाद कौन था बताएंगे? विट्ठल राव। विट्ठल राव, उसके बाद कौन थे? तो देखिए, महिपत राव के बाद कौन थे? विट्ठल राव। विट्ठल राव के समय कौन आया था? ब्लंट। फिर उसके बाद भवानी कालू आया, जिसके समय में कोई भी अंग्रेज नहीं आया। भवानी कालू के बाद आपका आया केशव गोविंद। ये सूबेदार के नाम बता रहा हूं दोस्तों। तो उस समय जो है वो कोलब्रुक आए थे, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में और दिया, बिम्बाजी भोसले, चार्ल्स ग्रांट आए थे उसके समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? इसमें आप सुमेलित नहीं है, आपको नहीं है बताना है। मतलब 5 ऑप्शन है, इसमें से 4 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। कलचुरी कालीन मंदिर और उसके राजा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले पृथ्वीदेवेश्वर प्रथम ने क्या क्या बनवाया था, आप सभी को रिकॉल करिए। पृथ्वीदेव मंदिर उन्होंने बनवाया था। जाजल्यदेव प्रथम काफी प्रतापी शासक थे, कलचुरी कालीन शासक थे। इन्होंने बस्तर में छिंदक नागवंशी को हराया भी था, है ना। तो इन्होंने विष्णु मंदिर बनाया, जांजगीर चांपा में, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय शिव मंदिर पाली, नहीं भाई, पृथ्वीदेव द्वितीय ने शिव मंदिर पाली नहीं बनाया। शिव मंदिर पाली किसने बनाया है बताएंगे आप? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य, ठीक है। उड़ीसा के बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने पाली वाले शिव मंदिर को बनाया है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है, उस हिसाब से ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। आपको बताना सुमेलित नहीं है, ये सभी तो सुमेलित है। रत्नदेव द्वितीय ने लक्ष्मण मंदिर खरौद कर जीर्णोद्धार कराया था, वहां पूजा पाठ करवाया था, ठीक है। और दूधाधारी मठ जयसिंह देव, इसका भी ऑप्शन करेक्ट मानते हैं। इसमें बलभद्र दास ने भी इसमें दूधाधारी मठ को बनाया था, ध्यान रखेंगे, बलभद्र दास ने, ठीक है। बाकी इसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी और डी जो है वो सुमेलित नहीं है। सी तो सुमेलित नहीं है, डी को भी इसलिए सुमेलित नहीं ऐसा बोल दिया है क्योंकि लक्ष्मण मंदिर खरौद को ईशान देव ने बनवाया था, पांडुवंशी शासक, और रत्नदेव द्वितीय ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। क्लियर है, लेकिन ऑप्शन आपका सी बेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 1905 में इनमें से किस जिले को ओडिशा में शामिल कर दिया गया? आप सभी को पता है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1905 में जो है वो बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था, जिसमें उड़ीसा को, जो हमारे छत्तीसगढ़ से जो उड़ीसा बोलने वाले जो जिले हैं, वो उड़ीसा राज्य को दे दिया गया था। और उड़ीसा राज्य से हमको कुछ जो जगह मिल गए थे। तो 1905 में बहरमपुर, जजपुर, कोरापुट, झारसुगुड़ा, ये ऑलरेडी उड़ीसा में है दोस्तों पहले से। संबलपुर, ये जो जिला है वो 1905 में छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जिले में चला गया, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संबलपुर के लोगों द्वारा उड़िया भाषा संकट की समस्या को हल करने के लिए संबलपुर को मध्य प्रांत, उस समय मध्य प्रांत हुआ करता था जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नागपुर आता था, मध्य प्रांत से हटाकर उड़ीसा के साथ मिलाने की मांग की गई, जिसे 1905 में अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। ध्यान देंगे, उड़ीसा भाषा बोलने के कारण उनको जो है संबलपुर को उड़ीसा में दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1905 सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अगला आपका आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ के किस राज्य के शासकों का वंश रक्षेल था? अब बताएंगे रक्षेल वंश के शासक किसको बोला जाता है? कौन सी रियासत रक्षेल वंश के हैं? सारंगगढ़ नहीं, बस्तर को तो काकती बोला जाता है, आप सभी को पता है। कवर्धा को गोंड, राजगोंड बोला जाता है ना। तो सरगुजा वंशी शासक, सरगुजा के शासकों को बोला जाता है रक्षेल वंशी शासक। रक्षेल वंश के शासकों का शासन सरगुजा क्षेत्र और समीपवर्ती झारखंड राज्य में था। यह है वंश से संबंधित राजपूतों की एक शाखा थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 काफी टफ है, चलिए बताइए। इसमें आपको सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में लिखा है
असहयोग आंदोलन की गतिविधियां और व्यक्ति के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है वकालत का त्याग, राय साहब पदवी का समर्पण मतलब त्यागना, राय साहब का पद किसने त्यागा, विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र किसने दिया, रायपुर के रावण भाटा में खादी प्रदर्शनी किसने की, आधुनिक इतिहास का है दोस्तों। ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद और सभी को याद होगा कि रावण भाटा में एक मैडम थी अंजुम बेगम, इन्होंने खादी का जो है वो शॉप लगाया था। तो सबसे पहले देख लो डी में ऑप्शन में तीसरे नंबर में कौन सा है, देखो एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, एक सी और एक डी, और कोई चीज देख लीजिए, है ना। तो विधानसभा की सदस्यता अगर ये आपको याद आता है तो ये देख लीजिए विधानसभा की सदस्यता किसने त्याग की, या वकालत का त्याग देखना है तो वकालत देख लीजिए। वकालत का त्याग वैसे ठाकुर प्यारेलाल साहब ने किया है, क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल साहब जो है राजनांदगांव से वकील थे, तो ये ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है 2 के साथ कौन कौन से, देखिए दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है फंस गए। अब देखते हैं बी वाला, राय साहब की उपाधि। देखिए राय साहब की उपाधि जो है वो वामन राव लाखे साहब होना चाहिए, एक बार इसको देख लेते। राय साहब की उपाधि एग्जैक्टली है कि वामन राव लाखे साहब त्यागे थे, उनको पदवी दी गई थी, और आपका विधानसभा की सदस्यता जो है वो बाजीराव किदत ने त्यागा था। तो उस हिसाब से देख लीजिए राय साहब की पदवी जो है ऑप्शन नंबर आपका ए जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है 1। तो बी में 1 कौन सा है दोस्तों, बी में 1 ये है। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा, ठीक है, डी करेक्ट होगा। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से आराम से बता देता हूँ। तो देखो वकालत का त्याग ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। राय साहब की पदवी ये जो है वो वामन राव लाखे साहब, ठीक है। विधानसभा की सदस्यता ये है बाजीराव कृदत साहब, और रावण भाटा वाला मैडम अंजुम मैडम, ठीक है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर 10 इसको ये लगभग वही दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई। देखिए जैसे ही मराठा शासक खत्म हुए, है ना, और फाइनली जो है जब अंग्रेज को मिल गया ताकत 1854 में, तब क्या हुआ, उन्होंने तहसीलदारी व्यवस्था चालू करी, तहसीलदारी व्यवस्था चालू की, और 3 तहसील बनाए गए। ऑप्शन बताएंगे आप, कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए कि कौन कौन से जिले बनाए गए, कौन कौन से तहसील बनाए गए। तो आपका रायपुर, धमतरी और रतनपुर, ये 3 जिला बनाया गया, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा चार्ल्स इलियट जो कि डिप्टी कमिश्नर थे, छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की। कौन किया, चार्ल्स इलियट। इसका उद्देश्य डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनिक कार्यों में सहायता पहुंचाना था। 1854 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में 3 तहसीलें बनाई गई, रायपुर, धमतरी, रतनपुर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच में फूट पड़ गई। आप सभी को पता है 1907 में, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, राज बिहारी बोस उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें क्या है फूट पड़ गई। उसी अधिवेशन में रायपुर में भी 1907 में फूट पड़ गई, गरमपंथी लोग अलग हो गए, नरमपंथी लोग अलग हो गए, बोलने लगे भाई अंग्रेज को तो ऐसे नहीं भगाएंगे, मार पीट के भगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रांत बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद प्रांतीय कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन 1907 में प्रथम बार नरमपंथियों गरमपंथियों के बीच में फूट पड़ी। अब आपको याद जो रखना है वो नरमपंथी नेता कौन कौन थे, हरि सिंह गौर, ठक्कर बापा, डॉक्टर मधोलकर, केलकर, राम बहादुर इत्यादि, तो नरमपंथी थे। आपको समझना है बॉस कि गरमपंथी को याद रखना। देखो जितने लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने लड़ा ना वो गरमपंथी थे, हमारे यहाँ अलग अलग हो गए थे। देखो सप्रे, माधवराव सप्रे जी, रविशंकर शुक्ला जी, है ना, और ई राघवेंद्र राव जो बिलासपुर के थे, वामन राव लाखे रायपुर के, हनुमान सिंह, दादा साहब खापटे, ये सब गरमपंथी थे। ये मेन नेता थे। रविशंकर शुक्ला मेन नेता थे, माधवराव सप्रे मेन थे, राघवेंद्र राव, वामन राव लाखे, हनुमान सिंह, ये सभी मेन नेता थे। और जो ये सब लोग ना बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे ना, वो आराम से नरमपंथी थे, गांधी जी जैसे चलना चाह रहे थे। ठीक है, सभी लोगों ने ऐसे ही चला है। इसमें सुंदरलाल शर्मा का नाम नहीं है,
आप बताएंगे सुंदरलाल शर्मा कौन से तरफ थे, गरम या नरम? ऑप्शन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? बताइए दोस्तों। कुंज बिहारी बिलासपुर के नेता हैं, ये नहीं थे। रघुनंदन सिंगरौल भी नहीं थे, इन्होंने तो विद्यार्थी वाला निकाला था। दशरथ लाल चौबे भी नहीं थे, ठीक है। तो कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर डी, परसराम सोनी। रायपुर षड्यंत्र केस में परसराम सोनी थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक परसराम सोनी थे। इन्हें छत्तीसगढ़ का भगत सिंह, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के भगत सिंह भी कहा जाता है। रायपुर षड्यंत्र 1942 का उद्देश्य था विस्फोटक सामग्री और बम बनाना। किससे जुड़े हुए? विस्फोटक सामग्री और बम बनाना, ठीक है। श्री सोनी ने 7 वर्षों की सजा काटी। पंडित रविशंकर शुक्ल जब वो वहां पे मेरे ख्याल से नागपुर में प्रधानमंत्री बोलते हैं यार, मुख्यमंत्री बन गए थे, उनके प्रयासों से 26 जून 1946 को उनको रिहा किया गया, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। काफी सही जा रहा है दोस्तों, आप बने रहे ये वीडियो में। किसी भी प्रकार का डाउट है और हमारे को क्या इंप्रूवमेंट करना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से सारा चीज सही दिख रहा है। बेहतर पीडीएफ बनाने का प्रयास किया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति सुमेलित नहीं है? आपको नहीं है ये वाला देखना है। कभी कभी हम सुमेलित तक पढ़ते और आगे बढ़ जाते और पेपर में जानते हुए भी गलत कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो सुमेलित नहीं है, तो सबसे पहले पहचानिए सुमेलित क्या क्या है। अगर सुमेलित नहीं है, पहचान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि किसान सम्मेलन राजिम में हुआ था 1915 में, सुंदरलाल शर्मा उसके नेतृत्व करता थे, बिल्कुल सही है। होम रूल लीग के शाखा की स्थापना, देखिए भाई ये थोड़ा गलत लग रहा है। इसके जो स्थापना किया था वो पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया था, रविशंकर शुक्ल ने किया था। तो आपका ऑप्शन यही पकड़ा गया। ये वाला जो ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर है। लेकिन अगला भी देखते हैं, देखने की जरूरत नहीं है पेपर में अगर आपको कंठस्थ है, लेकिन हमको यहाँ पे और क्वेश्चन रेडी करना है, आपको मुझे तैयार करना है ना एग्जाम के हिसाब से, इसलिए मैं आपको और बता रहा हूँ। देखिए, खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर 1920 में हुआ था, बिल्कुल सही है। असगर अली बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट की सार्वजनिक सभा, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं, ये भी मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपका ऑप्शन तो ये वाला सही मिल चुका है, यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है। बीएनसी मिल मजदूरों की हड़ताल, राजनांदगांव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, एकदम सही है। जितने भी मजदूर आंदोलन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह की हैं दोस्तों, आंख मूंद के आंसर मार सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी है। देखिए, 2 करेक्ट है दोस्तों, इसीलिए इन्होंने ना आंसर नहीं लिया है। ये भी सुमेलित नहीं है और ये भी सुमेलित नहीं है, इसके बारे में कोई फैक्ट मिलता नहीं है, ठीक है। क्योंकि एनी बेसेंट की कोई शाखा ही नहीं हुआ था यार ये छत्तीसगढ़ में। किसकी शाखा हुई थी दोस्तों? बताओ बताओ बताओ। बाल गंगाधर तिलक का, अपना तिलक बॉस का ना यहाँ पे काफी प्रभाव था। चलिए देखते हैं। किसान सम्मेलन 1915, पंडित सुंदरलाल शर्मा बिल्कुल करेक्ट है। होम रूल लीग पंडित रविशंकर शुक्ल, मैंने जो बताया था 1918 में, ठीक है। खिलाफत कमेटी असगर अली जो भाई है, जो रविशंकर शुक्ल लोग जब बोले थे कि भाई हम भारत में रहते हैं, सब लोग भाईचारे की तरह रहेंगे, तो ये भी सही है। और बीएनसी मिल मजदूर वाला ठाकुर प्यारेलाल सिंह, तो ये भी करेक्ट है। तो मैंने बताया कि एनी बेसेंट वाला जो होम रूल था ना, उसका कोई प्रभाव नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ निम्नलिखित व्यक्ति ने सुपरिटेंडेंट नियुक्त किए, व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं दोस्तों, जब रघुजी तृतीय मराठा शासक जब वयस्क थे, रघुजी बोला ना, हाँ रघुजी तृतीय जब अवयस्क थे, मतलब बच्चा था, तब उसको शासन करने नहीं दिया गया। और अंग्रेज जो है 1818 से 1830 के बीच मराठा जो है ब्रिटिश के अधीन थे और ब्रिटिश ने शासन किया, मराठा में शासन किया, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में शासन किया। इस समय ना अधीक्षक व्यक्ति थे, अधीक्षक मतलब सुपरिटेंडेंट छत्तीसगढ़ में भेजते थे और उसके साथ उन्होंने शासन किया। तो दोस्तों इसमें ना एडमंड भी था, एगेन्यू भी था, हंटर भी था और सैंडिस भी था। लेकिन आपको एक और एडवांस जाना है तो क्रम बताओ, क्रम है ना। तो इसका तो चारों ऑप्शन सही है, ई ऑप्शन आएगा 1 2 3। सबसे पहले कौन आया था बताओ? एडमंड। दूसरा में कौन आया था? एगेन्यू। तीसरा में कौन आया था दोस्तों? बताओ बताओ बताओ, तीसरा में कौन आया था? चलिए
देख लेते हैं। तीसरा में आपका हंटर 1825, चौथा में आपका सैंडिस, ठीक है, ये हंटर थोड़ा समय तक ही था। फिर पांचवा में विल्किंसन, पांचवा में विल्किंसन। सैंडिस जो है ना इंग्लिश चालू किया था, ध्यान रखेंगे, इंग्लिश चालू किया था, अंग्रेजी कैलेंडर चालू किया था। और कैप्टन विल्किंसन 1828 और कैप्टन क्राफर्ड, ये जो लास्ट 2 साल है ना, इसी के समय ना वापिस 1830 को ही रघुजी तृतीय को वापिस से मराठाओं को शासन मिल गया था। और उस समय जो थे वो सुप्रिटेंडेंट जो कौन थे, वो क्राफर्ड थे, कैप्टन क्राफर्ड, ध्यान रखेंगे। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। देखिए आपको बताना है कि मराठा काल में जो कर चलता था, टैक्स चलते थे, टकोली चलता था अलग अलग, वो कौन से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है टकोली जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आबकारी मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, बिल्कुल करेक्ट है। शायर विक्रय कर है, बिल्कुल करेक्ट है। पंडरी गैर कृषि व्यवसाय पर कर, जो गैर कृषि थे मतलब जो कृषि क्षेत्र नहीं था उसमें पंडरी नाम का एक टैक्स लगाया जाता था। और शायर सभी दुकानदारों को, जमींदारों को जब कोई बेचता था ना तो शायर कर लगता था। आबकारी तो अभी भी आप लोग जानते हो, है ना। आबकारी को एक और टर्म दिया जाता है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और टकोली भी लगभग आप लोग जानते हो। सेवई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, ये गलत है भाई, पशुओं पर नहीं लगाया जाता था सेवई, सेवई लगाया जाता था, आपको बताते हैं, यह कई प्रकार के अस्थायी करों का एक सामूहिक कर था, पशुओं पर नहीं लगाया जाता था। बहुत सारे जो भी कर थे ना उसमें लगाया जाता था, ये है एक अस्थायी करों का एक संग्रह था, ठीक है। उसके अलावा जो जो भी आपने कर देखा वो करेक्ट है। और आबकारी कर को ना कलाली भी कहा जाता है, कलाली, इसको ध्यान रखना है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। चलिए एक और चीज जान लीजिए, जमींदारी कर भी होता था, यह आयात किए गए अनाज पर जमींदारी क्षेत्र में लगाया जाता था, प्रति गाड़ी 3 प्याली दी जाती थी, ठीक है, ये एक नया कर है। 17 है आपका, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। आप बताएंगे वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। देखिए दंडकारण्य तो बस्तर को बोला जाता था दोस्तों, ठीक है। चेदिस महाजनपद काल में बोला जाता था, महाजनपद, ठीक है। और गोंडवाना तो बोला ही नहीं जाता था, तो दक्षिण कौशल आपके पास ऑप्शन बचता है, दक्षिण कौशल बोला जाता था। कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस प्रकार से यह वीडियो आपको लग रहा है, ताकि हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें और कोई अगर कमी हो तो उसमें और बेहतर काम कर सकें। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। पाणिनि के अष्टाध्यायी प्रथम बार कौशल या दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। दंडकारण्य बस्तर का प्राचीन नाम है, ठीक है। पाणिनि के अष्टाध्यायी एक किताब है, ध्यान रखेंगे ना, पाणिनि का। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का प्राचीन स्थापत्य एवं राजवंश सुमेलित है। मतलब इसमें आपको 4 इनकरेक्ट करना है और 1 करेक्ट करना है, तो सुमेलित कौन सा है फटाफट देख लेते हैं भाई। राजीव लोचन मंदिर राजिम राजिम में बनाया गया था, नलवंशी शासक, यार मुझे तो जो है ये करेक्ट लग रहा है, क्यों, क्योंकि बिलासपुर बोलता हूँ यार, बस्तर के नलवंशी शासक ने ही राजीव लोचन मंदिर बनवाया था, है ना। क्योंकि क्या है वहां पे पांडु वंश में जब पहले चलते थे वैष्णव धर्म, बाद में शैव धर्म अपना लिया गया, तब क्या है वहां से विलासतुंग आया था, मेरे ख्याल से जो पढ़े उन लोगों को कनेक्ट हो रहा, विलासतुंग आया था और ये मंदिर बनाया था राजीव लोचन मंदिर, ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं, बाकी सब इनकरेक्ट ही होगा यार, है ना, डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा। पतालेश्वर मंदिर ये इनकरेक्ट है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर सिरपुर, देखो लक्ष्मणेश्वर मंदिर सिरपुर नहीं, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर जो कि पांडु ने बनाया था।
जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है उसकी माता जी है वसाटा देवी, उन्होंने बनाया था लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में। और एक है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, वो खरौद में है, उसको ईशान देव ने बनाया था। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है, सरबपुरी ने तो नहीं बनाया था। देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव, तालागांव जगह तक तो सही है, सोमवंशी गलत है। इसमें क्या आएगा? सरबपुरी। भाई एक क्वेश्चन से ना 4-5 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अगर एक वीडियो सीरीज कर रहे हो ना और पूरा कर लोगे ना तो गारंटी दे रहा हूँ ये जो इससे है ना आपको रिवीजन तो होगा ही होगा, पेपर में सीधा सीधा हिट करेगा। ठीक है, मड़वा महल मंदिर, देखो भोरम देव का मंदिर अलग है और मड़वा महल मंदिर अलग है। तो मड़वा महल को जो है वो फनी नागवंश ने तो बनाया था, और इसको किसने बनाया था वो भी बताएंगे। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मैं बताया करेक्ट जो ऑप्शन है वो पहला ही है, राजीव लोचन मंदिर नलवंशी ने बनाया था, उसको देख लेते हैं। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नलवंश के राजा विलासतुंग ने राजीव में करवाया था। ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद का निर्माण पांडुवंश के शासक इंद्रबल ईशान देव ने 6वीं शताब्दी में करवाया था, ये भी करेक्ट है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर ध्यान रखोगे इसको लाखा चाउर और लखनी देवी का मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो लक्ष्मण मंदिर है जो सिरपुर में है, ये खरौद वाला बात हो रहा है, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है, वो वसाटा देवी ने कराया था। जबकि मड़वा महल मंदिर का निर्माण फनी नगवंशी शासक के रामचंद्र देव द्वारा छपरी गांव में 14वीं शताब्दी में कराया गया था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 क्वेश्चन तक करना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था आपको बताना है, कथन पढ़िए और इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है, कौन कौन सा सही है। कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित था, बिल्कुल, राजा तो होते ही थे भाई कलचुरी में, जाजल्य देव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, ये वो सब तो कलचुरी वाले लोग थे, तो उन्होंने थे। दूसरा, राजा की सहायता के लिए अमात्य होते थे, बिल्कुल सही बात है, उनके प्रशासन में अमात्य नाम की एक पोस्ट होते थे जो कि सलाहकार थे और मंत्री का पद संभालते थे। ऑप्शन नंबर 3 है संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था। भाई छत्तीसगढ़ सुने हो, शिवनाथ की इस तरफ 16 गढ़, शिवनाथ क्या है? नदी है। 16 गढ़ों के नाम लिखो तो चलो किसको याद है देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखे। 16 गढ़ उत्तर वाले के, 16 गढ़ दक्षिण वाले के। तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन 19 का ए आएगा दोस्तों। ठीक है, और देख लेते हैं कलचुरी का क्या फीचर्स है, क्या विशेषताएं हैं। राजतंत्र था, अमात्य था, गढ़ों में विभाजन था, उसके अलावा सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया, बहुत लंबा शासन किया यार, और पूरे देश विदेश में कलचुरियों ने ना अलग अलग जगह बहुत शासन किया। कलचुरियों का शासन लोकप्रिय, विकेंद्रीकृत एवं सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी, जिसमें प्रशासनिक पदों पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया था। प्रशासनिक पदों पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया, इसीलिए तो बहुत लंबा चला। स्थानीय लोगों को नियुक्ति दोगे तभी तो अंग्रेजों ने भी ना तहसीलदार जब बनाया ना तो उप कमिश्नर यार, जो यादव राव दिवाकर इन सब लोगों को उप कमिश्नर बनाया था। तहसीलदारी व्यवस्था पढ़ोगे तो आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित है, बताइए। कलचुरी शाखा जो रायपुर वाली थी, दो थी ना दोस्तों, एक रतनपुर वाली थी और एक रायपुर वाली थी, तो इसमें से कौन जो है वो संबंधित है? चामुंड सिंह देव आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है। मोहन सिंह देव पढ़ा है और अमर सिंह देव पढ़ा है, तो मुझे ये बताओ मोहन सिंह कहाँ का है? मोहन सिंह भाई रतनपुर वाला है। तो आपको पूछा रायपुर, तो ऑप्शन नंबर 2 देखो, जिसमें है उसको गलत कर दो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, डी ही बचेगा यार। क्लियर है मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? मोहन सिंह जो है वो रतनपुर वाला बंदा है, ठीक है, और अमर सिंह रायपुर वाला बंदा है। तो अपने को रतनपुर वाला बंदा नहीं चाहिए ना भाई, रायपुर वाला बंदा चाहिए। तो ये जिसमें भी ऑप्शन में वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। इसी प्रकार से आप इलिमिनेट कर सकते हैं एग्जाम में, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, रायपुर कलचुरी के चामुंडा सिंह देव, उमेश सिंह देव, अमर सिंह देव। अगर आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए। अमर सिंह जो है वो अंतिम कलचुरी शासक थे, ठीक है, और रायपुर शहर की जो स्थापना किया था वो रामचंद्र देव ने किया था, रामचंद्र देव ने किया था। इसी के साथ हमारा 20 क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है। 21 से दोस्तों हम कल सुबह 9 बजे आपके पास हाजिर होंगे, और आप मस्त इस वीडियो को एक बार में, अगर आपको कोई डाउट हो तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, ताकि आपको 20 क्वेश्चन के जगह में 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। किसी भी प्रकार के सजेशन हो कमेंट बॉक्स में बेशक लिखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।